ये क्लास 11th में हम लोगों ने कैश बुक को समझा है कि कैश बुक किसे कहते हैं। तो कैश बुक के प्रकार भी हमने बताया था आपको, पिछले वीडियो को देखिएगा। इसमें हमने बताया था सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे एक पेटी कैश बुक जिसको बोलते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है ये पढ़ने में और बनाने में भी आसान होता है। पेटी कैश बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु रोकड़ बही, छोटा। अब देखिए लघु रोकड़ बही क्यों तैयार किया जाता है? तो जो व्यावसायिक घराने बड़े होते हैं या कह सकते हैं कि जिन व्यावसायिक संस्थानों में लेन देन बड़े बड़े रकम का नॉर्मली होता है, तो ऐसे संस्थाओं में भी छोटे खर्चे अवश्य होते हैं। जैसे अगरबत्ती का खर्चा है, मोमबत्ती का खर्चा है, कभी पूजा सामग्री आप मंगवाते हैं, रिक्शा भाड़ा देते हैं, तो इस तरह के खर्चे भी अवश्य होते हैं। तो जहाँ पे ट्रांजैक्शंस मैंने बोला कि बड़े अमाउंट का हो रहा है, 10,000, 20,000, 1 लाख का लेन देन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो मेन कैशियर क्या करता है कि मेन कैशियर मेन ट्रांजैक्शंस का एंट्री करता है अपने बुक में, मेन कैश बुक में। अब छोटे खर्चों को लिखने के लिए उसको समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इस प्रकार के संस्थाओं में एक अलग से कैशियर अपॉइंट कर दिया जाता है और महीने भर का एक अनुमानित व्यय उसको दे दिया जाता है कि भाई जो छोटे छोटे खर्चे होंगे इसके लिए आप अनुमानित इतना खर्चा होगा। जैसे मान लिया कहीं पे 500 है, कहीं पे 10,000 रुपया है, संस्था के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे 2,000 रुपया है, तो वो अमाउंट उसको महीने के शुरू में उपलब्ध करा दिया जाएगा। और फिर बोला जाता है कि भाई इस तरह के खर्चे को, छोटे खर्चों को आप खुद कीजिए और इसका हिसाब आप अपने बहियों में रखिए। तो नॉर्मली देखिए यहाँ पर क्या होगा, पेटी कैशियर का काम क्या हो गया कि वो महीने में प्रायः एक बार पैसा रिसीव करेगा शुरू में और पूरे महीने खर्च को लिखेगा और लास्ट में क्या करेगा, वो पूरा हिसाब तैयार करके फिर मेन कैशियर के पास जाएगा और पूरा जो हिसाब उसने लिखा है वो वहाँ बताएगा और फिर जो अगले महीने के लिए अनुमानित जो खर्च होगा वो वहाँ से ले लेगा। तो इसको बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अग्रदाय प्रणाली बोलते हैं, जहाँ पैसा पहले ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लिया जाए क्वेश्चन है आपका, जैसे आप इसको पहले क्वेश्चन समझिए कि 1 जनवरी को उसने प्राप्त किया राशि 200 रुपया मुख्य रोकड़िए से, और पूरे महीने में 2 तारीख को भाड़े का खर्च किया, 10 तारीख को पोस्टेज के ऊपर खर्च किया, 12 को प्रिंटिंग एक्सपेंस 15 रुपये खर्च किया, स्टेशनरी का 18 तारीख को 12 रुपये खर्च किया, 19 को रिक्शा भाड़ा दिया 15 रुपया और 26 तारीख को विविध व्यय हुए हैं 18 रुपये के। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग पेटी कैश बुक में किस प्रकार से लिखेंगे? आप देखिए इसका फॉर्मेट समझिएगा। अब पेटी कैश बुक भी प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और दूसरा होता है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक इसको बोलते हैं। तो एक ही उदाहरण के माध्यम से हम दोनों तरीके से सिंपल पेटी कैश बुक भी समझाएंगे और एनालिटिकल भी मैं इसी उदाहरण से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए अब पेटी कैश बुक मान लिया बनाने के लिए आ गया, तो आप ऊपर में हेडिंग लिखेंगे पेटी कैश बुक। क्लास 11th का है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है, तो पेटी कैश बुक आप हेडिंग डाल दीजिए। और अमाउंट देखिए इसके 2 साइड नहीं होंगे, होते तो जरूर हैं, लेकिन आप प्राप्त करने के लिए आप अमाउंट रिसीव्ड एक ही कॉलम से काम चला लेते हैं। पार्टिकुलर्स का 2 कॉलम, दो सिंपल कैश बुक में 2 साइड होते हैं, इसमें एक ही साइड होगा। देखिएगा अमाउंट रिसीव्ड, अब यहाँ कैश बुक का फोलियो नंबर आप डालेंगे, CBF नंबर डालेंगे यहाँ पे, और फिर डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर और अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर। तो अब आपको जो पहला अमाउंट रिसीव होगा फर्स्ट डे को, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 कैश। देखिए यहाँ पे से मैंने लिखा है जनवरी 1 को 2 कैश, कितना 200 रुपीज़ अब आपको प्राप्त होगा। और पूरे महीने में खर्च कर रहे हैं आप, तो जिस डेट में भी जो खर्च होगा आप डेट लिखिएगा, किस हेड में खर्च हो रहा है उसका नाम लिखिएगा अकाउंट्स का और अमाउंट डालेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे बाई कार्टेज भाड़े का खर्च किया 8 रुपया, बाई पोस्टेज 10 रुपया, प्रिंटिंग का 15 रुपया, स्टेशनरी का 12 रुपया, रिक्शा का 15 रुपया, सेंट्री एक्सपेंसेस का 18 रुपया। तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। अमाउंट रिसीव करेंगे एक ही बार में फर्स्ट डेट को, और बाकी पूरे में देखिए आप इसमें 2 यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे रिसीव के लिए। और बाकी में जो खर्च जब आप करते हैं तो बाई डेबिट क्रेडिट साइड लिखते ही हैं, बाई उसके लिए यूज़ करते हैं, बाई कार्टेज, बाई पोस्टेज वगैरह लिखेंगे, डेट सहित लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, हेड लिखेंगे। और टोटल आप इसका खर्चा कितना हुआ महीने में, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि आप टोटल करेंगे तो 78 रुपीज़ खर्च हो रहा है। अब आपने रिसीव किया 200, अब एट द एंड ऑफ द मंथ, अब जनवरी कितना 31 का होगा, तो अब यहाँ पे 78 रुपये टोटल खर्च किया महीने में। अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो जैसे आप करते हैं, और ठीक इसके सामने में आप यहाँ पे लिखेंगे 200 और यहाँ पर भी 200 आपने लिखा, और 78 रुपये आपका चूँकि एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो 200 में 78 रुपये माइनस कर दीजिएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 8 2 10 1 8 2 10 1 1 122 रुपये आपके पास कैश इन हैंड बचा हुआ है।
तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, महीने के लास्ट में, तो जैसे 31 जनवरी होगा तो जनवरी का 31 लास्ट होगा हर मंथ का। अब यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरेट डाउन, आप यहाँ पे लिख देंगे इसको, बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे 122 रुपया। ये आपका सिंपल अगर पेटी कैश बुक होगा तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जनवरी का बैलेंस बचा हुआ है महीने के लास्ट में, तो ये फरवरी के फर्स्ट डे को चला जाएगा। अगर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होगा, यानी एक अग्रदाय प्रणाली होगी जहां हमेशा आपके पास एक निश्चित रकम रहता है, तो ये राशि आप फिर फरवरी मंथ में लाएंगे। जैसे फरवरी फर्स्ट को ले आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्राउट डाउन लिख दीजिएगा यहाँ पर, कितना 122 रुपये डेबिट साइड में, मतलब इस साइड में आप लिखेंगे। और चूँकि खर्चा आपका 78 हुआ है, 78 रुपये और मिल जाएगा आपको, तो आपके पास फिर 200 रुपये हो जाएगा। तो आप रिसीव कितना करेंगे नेक्स्ट मंथ में, टू कैश अकाउंट रिसीव कर लीजिएगा यहाँ पर 78 जो खर्च किया है। फिर पूरे महीने में, नेक्स्ट महीने में फरवरी में जो खर्च होगा आप उसको खर्च लिखिएगा। फिर टोटल करके जितना आपका खर्च काटने के बाद जो बैलेंस बचा हुआ होगा वो आप मेन कैशियर के पास ले जा करके दिखाएंगे। तो अगर सिंपल पेटी कैश बुक होगा तो इसी तरीके से बनता है। अगर इसी को मैं विश्लेषणात्मक से भी समझा रहा हूँ, अगर बोल दिया नहीं कि एनालिटिकल बनाइए, तो नॉर्मली 4 या 5 मैक्सिमम देखिए 4 या 5 कॉलम और बनाने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 से 5 कॉलम एक्स्ट्रा आपको बनाने पड़ेंगे। अब इसमें होता क्या है कि जो एक खर्च है जो 2 या 3 बार रिपीट हुआ होगा, तो उस खर्चे का यहाँ पे आप हेड बनाएंगे। जैसे आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कार्टेज है पहला, तो यहाँ पे मैं एक डाल दे रहा हूँ कार्टेज का। अब कार्टेज में 8 रुपये खर्च हुआ तो 8 रुपये यहाँ पे डाल दीजिए आप। इस तरह से पोस्टेज है तो आप पोस्टेज के लिए अलग कर दीजिए, पोस्टेज के लिए मैं अलग कर दे रहा हूँ यहाँ पे। पोस्टेज में कितना खर्च हुआ है तो 10 रुपया, तो 10 रुपये इसमें डाल दिए। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक अलग हेड बना देंगे, तो यहाँ पे आप बनाएंगे थर्ड में मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में देखिए प्रिंटिंग में कितना खर्च हुआ 15 रुपये हुआ, तो यहाँ 15 डाल दिए। स्टेशनरी भी उसी में चला जाएगा, कितना 12 रुपये खर्च हुआ स्टेशनरी का। इस तरह से रिक्शा का या भाड़े का ये है, फ्रेट लिखिए या कार्टेज ही डाल दे रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। कार्टेज में खर्च हुआ आपका, तो कार्टेज में आपका पहले से हेड बना हुआ है 15 रुपये कार्टेज का, तो 15 रुपये आप इसी हेड में डाल दीजिए यहाँ पर। इसके बाद सन्ड्री, जो खर्चा किसी हेड में नहीं जा रहा है उसके लिए एक लास्ट कॉलम आप बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस का। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा बनेगा नहीं, आप सन्ड्री एक्सपेंसेस का एक अलग से लास्ट में बना दीजिए। तो जितने भी खर्च बचे हुए हैं जिसके लिए आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं तैयार किया, आप उसको सन्ड्री में डालेंगे। वैसे यहाँ दिया हुआ भी था कि सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो आप 18 रुपये यहाँ डाल देंगे। अब इसको भी टोटल कर लीजिए आप, हर हेड का आपको मालूम हो जाएगा किस हेड में कितने खर्च हुए, तो विश्लेषण हो जाता है। देखिए 15 और 8 23 रुपये यहाँ हो गया, यहाँ 10 रुपया हो गया, यहाँ 15 25 तो 27 रुपया हो गया, 18 रुपये यहाँ हो गया। अब देखेंगे इधर से भी क्रॉस टोटल करेंगे तो आपका 78 ही हो जाएगा। अब देखिए 8 7 15 होती है 18, 1 2 2 4 1 5 और 2 7, तो ये क्रॉस आपने करके देख लिया कि भाई किस हेड में कितना खर्चा हो। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको कॉस्ट कंट्रोल करने में, लागत को नियंत्रित करने में आपको हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। जैसे आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे पिछले महीने से या उसके पहले वाले महीने से कि पिछले महीने में कार्टेज कितना हुआ था, पोस्ट में कितना हुआ, प्रिंटिंग में कितना हुआ, बाकी खर्चे कितने हुए, तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि कहीं किसी महीने में या इस महीने में ज़्यादा तो नहीं हो गया, और ज़्यादा हुआ तो किस कारण से हो रहा है। तो आप विश्लेषण करके जो लागत है उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करने का भी एक तरीका होता है ये। तो विश्लेषणात्मक अगर बोलेगा तो आप पहले सिंपल वाला ही बनाइए, है ना। आप फिर 4-5 कॉलम तैयार कीजिए, अलग से छोड़ दीजिए, और इसको कंप्लीट करने के बाद आसानी आपके लिए यही है कि कंप्लीट करने के बाद फिर इसको 4 से 5 कॉलम तैयार कीजिए, और सुविधा के अनुसार आप यहाँ पे, इसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता कि पहले इसको लिखना है फिर ये लिखना है, आपके अनुसार, संस्था के अनुसार, जो आपका कैश बुक है उसके अनुसार फिर आप इसको तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आप साधारण लघु रोकड़ बही और विश्लेषणात्मक लघु रोकड़ बही भी तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको दिक्कत होता है इसमें तो कमेंट में हमसे पूछिए कि भाई यहाँ पे हमको समस्या हो रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए इसका। ओके।